भारत सरकार के नीति आयोग की तरफ से सुशासन बाबू नीतीश कुमार के लिए एक और मेडल आया है। स्वच्छता, जीवन शैली, आय व्यय, पोषण और भूखमरी इत्यादि मापदंडों को ध्यान में रखकर बनाए गए सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत के सभी राज्यों में बिहार 50 अंकों के साथ नीचे से पहले स्थान पर आया है। इसका मतलब सबसे पिछड़ा राज्य। इस सूची में 70 अंकों के साथ केरल पहले स्थान पर है। लेकिन विडंबना देखिए कि नीति आयोग के मुताबिक भारत के सबसे पिछड़े राज्य बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी रोजगार की कमी के कारण पलायन करने वाले मजदूरों को श्रम शक्ति बताते हुए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। ये वही सुशील मोदी है जो भाजपा का बिहार में सबसे बड़ा चेहरा है। लेकिन उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के इस बयान को सिर्फ एक बयान की तरह या ट्वीट की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। इसे एक दस्तावेज की तरह सहेज कर रखा जाना चाहिए। कल जब सब कुछ ठीक हो जाए, कोरोना ये बीमारी खत्म हो जाए, तब फिर से पलायन करते मजदूरों की भीड़ की तस्वीर के साथ सुशील मोदी के इसी बयान को लगाया जाना चाहिए और उनसे सवाल पूछे जाने चाहिए। लेकिन रुकिए, आप अभी तक जिस बिहार की चर्चा आपने सुनी, समझी, जिसे आप बिहार समझ रहे हैं, वो असल बिहार नहीं है। दरअसल भारत में जितना पिछड़ा राज्य बिहार है, वैसे ही बिहार के अंदर एक और बिहार है। हालांकि जिस तरह अलग अलग सूचियों में या अलग अलग न्यूज चैनलों में बिहार के पिछड़ेपन की बात होती है, वैसी इस वाले बिहार की बात नहीं होती। ये वाला बिहार उस वाले बिहार से कई ज्यादा पिछड़ा है। खबरों से दूर रहता है, फिर चाहे वहां बाढ़ आए या फिर सुखाड़ या फिर कोई बच्चा इंसेफ्लाइटिस से मर जाए। मैं बात कर रहा हूं बिहार के अंदर बसने वाले बिहार यानी कि कोसी और पूर्णिया प्रमंडल के। कोसी और पूर्णिया प्रमंडल में कुल मिलाकर 7 जिले हैं। बिहार को अगर 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, मतलब उत्तर और दक्षिण बिहार, जिसमें मध्य बिहार को आप दक्षिण बिहार का हिस्सा समझ सकते हैं, तो निश्चित तौर पर कई ऐसे मापदंड मिल जाएंगे जिससे यह मालूम होगा कि उत्तर बिहार दक्षिण बिहार की अपेक्षा काफी पिछड़ा है। चाहे वो कल कारखानों की बात करें या फिर खनिज संसाधनों की बात करें। इन 2 प्रमंडलों में कुल 7 जिले हैं: सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज। आप अपनी सुविधा के लिए इन जिलों को बिहार पर बोझ कह सकते हैं, क्योंकि बिहार के अंदर का बिहार यहीं बसता है। सांस्कृतिक, पारंपरिक और कृषि संपदा से समृद्ध यह इलाका एक वक्त केंद्र से लेकर बिहार की राजनीति की धुरी हुआ करता था। फिर चाहे हम ललित नारायण मिश्र की बात करें या फिर बिहार के लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहने वाले जगन्नाथ मिश्र की। लेकिन वर्तमान की स्थिति काफी अलग है। आंकड़ों की बात करें तो केंद्र सरकार के लघु और सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी की गई सूची में भारत के 10 सबसे पिछड़े जिलों में 7 जिले बिहार के हैं। लेकिन उससे ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि इन 7 जिलों में अररिया, मधेपुरा, किशनगंज सहित 4 जिले उत्तर पूर्वी बिहार के हैं। इसके अलावा ये तो हो गई एक किसी खास मंत्रालय की बात, लेकिन समग्र रूप से आंकड़े जारी करने वाली नीति आयोग द्वारा जारी की गई एक और सूची में, जिसके तहत शिक्षा, पोषण, कृषि, वित्तीय सुदृढ़ता, जल संसाधन, आत्म कौशल और मूलभूत संरचना को आधार माना गया, इन सभी आधारभूत संरचनाओं को लेकर अगर एक सूची बनाई गई तो उस सूची में अररिया, कटिहार और पूर्णिया देश के सबसे पिछड़े 20 जिलों में से थे। आप पूरे देश की बात सुन रहे हैं, इसमें कोई खास एक बिहार नहीं है, ये भारत के सभी राज्य हैं। इसके अलावा विभिन्न मापदंडों पर केंद्र सरकार द्वारा 2015 में बिहार के 21 जिलों को पिछड़ा घोषित किया गया, जिसके बाद केंद्र सरकार ने दखल करते हुए एक कानून लाया, एक विशेष कानून इन जिलों के उत्थान के लिए, जिसके तहत इन पिछड़े जिलों में उद्योग या कारखाने स्थापित करने वालों को सरकार की तरफ से आयकर में 15% की अतिरिक्त छूट देने की बात कही गई। इस सुविधा के बावजूद ज्यादातर उद्योगपति इसमें कोई खास दिलचस्पी लेते नहीं दिखाई दिए। अब आंकड़ों से निकलकर अगर वास्तविकता की बात करें तो बिहार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक वक्त मुख्य रूप से 2 बड़े उद्योग या कारखाने थे। एक तो सहरसा का बैजनाथपुर, वहां स्थित पेपर मिल, और दूसरा पूर्णिया के बनमनखी में स्थित चीनी मिल। कृषि अनुसंधानों के मुताबिक यह क्षेत्र मतलब पूर्णिया का जो बनमनखी का इलाका है वो गन्ने की खेती के लिए काफी उपजाऊ है। इसलिए बनमनखी में जब चीनी मिल सक्रिय थी
तब इलाके में पर्याप्त मात्रा में गन्ने की आपूर्ति की जाती थी। लेकिन चीनी मिल के बंद हो जाने के बाद किसानों पर एक बड़ी समस्या आन पड़ी। इस क्षेत्र में गन्ना किसानों ने भूखमरी के कारण गन्ने की खेती काफी कम कर दी और कईयों ने तो अपनी खेती बंद तक कर दी। अब जो खेती हो रही है उससे सिर्फ गुड़ बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि फिलहाल जो भी थोड़े बहुत किसान गन्ना उपजा रहे हैं इस इलाके में, उसका सिर्फ गुड़ यानी कि शक्कर बनता है। किसानों की बात करें तो उन्होंने अपनी मुख्य फसल बदल दी। एक समय गन्ने के लिए जाना जाने वाला क्षेत्र अब मक्के के लिए जाना जाता है। लेकिन मक्के की क्या स्थिति है यह भी किसी से छिपी नहीं है। इस इलाके में फिलहाल एक भी मक्का प्रसंस्करण केंद्र नहीं है। इसका फायदा बड़े बड़े उद्योग घराने कलकत्ता बंगाल स्थित जो वहां पे बड़ी फैक्ट्रियां हैं वो उठाती हैं और औने पौने दाम में किसानों से मक्का खरीदती हैं। वहीं सहरसा के बैजनाथपुर पेपर मिल की बात करें तो उसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। 48 एकड़ भूमि अधिग्रहण करके बिहार सरकार ने इसे चलाने के लिए निजी और सरकारी दोनों ही तरह के सहयोग के उद्देश्य से बिहार पेपर मिल्स लिमिटेड कंपनी का गठन किया। इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य इसी कारखाने को चलाना था। सन 1978 में निजी उद्यमियों से करार खत्म होने के कारण काम रुक गया, लेकिन तत्कालीन सरकार ने उसके बाद इस कारखाने को खुद से चलाने का निर्णय लिया, जिसके बाद बैजनाथपुर पेपर मिल बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम यानी कि बियाडा, ये एक सरकारी संस्था है, इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी हो गई। बिहार सरकार और निगम की आपसी सहमति के बाद विदेश से एक पुरानी मशीन खरीदी गई। पेपर में मिल बनाने के लिए विदेश से एक मशीन लाई गई थी, जो फिर उसके बाद भारत सरकार के प्रतिष्ठान हिंदुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को मिल में होने वाले कई कामों की जिम्मेदारी दी गई। 1987 में बियाडा ने 2 साल का लक्ष्य निर्धारित कर काम करना शुरू कर दिया। एक बार फिर से लोगों के अंदर उम्मीद जगी कि सहरसा का बैजनाथपुर पेपर मिल फिर से काम करेगा, लेकिन निगम और सरकार द्वारा सही समय पर राशि का आवंटन नहीं होने के कारण, लोगों को भुगतान नहीं मिलने के कारण, विभागीय उदासीनता के कारण मिल में काम बंद हो गया। आज स्थिति यह है कि सहरसा के लोगों ने संतुष्टि करते हुए बंद पड़ी मिल की जमीन पर एम्स के निर्माण के लिए सहमति दे दी है, पर जिस सहरसा जिले में एक अदद ओवरब्रिज के लिए वर्षों का संघर्ष करना पड़ता है, वहां एम्स बहुत लंबी बात नजर आती है। इंसेफ्लाइटिस, बाढ़ और न जाने ऐसे कितने ही मुद्दे हैं जिन्हें देखकर लगता है कि बिहार का उत्तर पूर्वी हिस्सा भारत का नहीं बल्कि अफ्रीका के किसी गरीब देश का हिस्सा है। लेकिन विडंबना देखिए, फिर से आंकड़ों की स्थिति इतनी खराब है कि एक बार आंकड़ों के दलदल में अगर आप फंसते हैं तो बस वहीं फंसे रह जाएंगे। और ये आंकड़े आपको कई बार सामान्य लगने लगते हैं, आप वहां की हकीकत से वाकिफ नहीं हो पाते हैं और आंकड़ों में ही उलझकर रह जाते हैं। लेकिन फिर भी उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी से अनुरोध है कि खुली आंखों से सच को न झुठलाएं। आपके सामने जो सच है उसे स्वीकार करें। कोई मजदूर कभी शौक से 10,000 की नौकरी करने के लिए गांव नहीं छोड़ता है। आपने अगर उन मजदूरों के लिए अवसर तैयार किए होते तो वो मजदूर कभी भी इतने पैसों के लिए बाहर नहीं जाता, वो इससे कम पैसे में भी यहाँ घर में रहकर काम करना स्वीकार करता। लेकिन आपने उन अवसर उन्हें प्रदान नहीं किए और ज्यादा कर क्या रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। अब देखना बस इतना है कि अलग अलग राज्यों से वापस बिहार आने वाले करीब 20 लाख मजदूरों के लिए बिहार सरकार किस तरह का रोड मैप तैयार करती है। मुझे दीजिए इजाजत, मैं गुंजन गोस्वामी।